हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेमेडियल इंग्लिश क्लासेज। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोनाउन का चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रोनाउन की कैटेगरी करके और उसका फर्स्ट जो पार्ट है उसको स्टडी किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में स्टडी किया था। तो आई होप आपने उसको अच्छी तरह से स्टडी किया होगा और आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट जो है उसको लेकर के और उसका जो नेक्स्ट नंबर का जो प्रोनाउन है उसका स्टडी करेंगे और नेक्स्ट नंबर का जो प्रोनाउन है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है उसको हमेशा रिकॉल रखना है, हमेशा उसको याद रखना है, हमेशा उसको लर्न जो है वो करना है। और इसका जो डेफिनेशन है प्रोनाउन का वो क्या कहता है? A pronoun is a word used of a noun or noun equivalent। pronoun क्या चीज है? एक ऐसा शब्द है या शब्द है used of a noun or noun equivalent। okay, pronoun is a word used instead या in place of, ऐसा ही हम इसको बता सकते हैं। pronoun is a word used in place of, in place of, ओके, किसके स्थान पर? नाउन या इसके नाउन के इक्विवेलेंट वर्ड के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। ओके, इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। ओके, नाउन के स्थान पर या नाउन के इक्विवेलेंट कोई भी वर्ड है उसके स्थान पर हम जिस शब्द का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम के स्थान पर हम ही का यूज कर सकते हैं। ओके, रीना के स्थान पर हम किसका यूज कर सकते हैं? सी का यूज कर सकते हैं। तो ही और सी क्या हो गए? प्रोनाउन हो गए, क्योंकि इनका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? इनका यूज हम नाउन के स्थान पर कर रहे हैं। ओके, तो आज की इस क्लास में जो है हम स्टडी करने वाले हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, थोड़ा सा इसको से साइड में लिख देते हैं, इन प्लेस ऑफ। ओके, तो यहाँ पर जो है आज हम स्टडी करने वाले हैं किसका? ये इसका डेफिनेशन था। आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्ट का मीन्स पहले आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव किससे बना? रिफ्लेक्ट से बना है। तो रिफ्लेक्ट का मीन्स क्या होता है? प्रतिबिंबित होना, किसी चीज की हमें परछाई नजर आना। ओके, वो होता है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट से बनता है रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब जिसको कहते हैं, परछाई जिसको कहते हैं, और यहाँ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले, तो उसके बाद हम जो है इसके एग्जांपल भी स्टडी करेंगे। A reflexive pronoun is used in a sentence। एक सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है when the subject and object refer to the same person or thing। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एक सेंटेंस में करते हैं, कब करते हैं? जब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है करता है, और ऑब्जेक्ट जो भी कर्म है वो क्या करते हैं? रेफर टू द सेम पर्सन, वो उसी सेम पर्सन और थिंग का क्या करते हैं? संदर्भ देते हैं, उसी का रेफरेंस देते हैं। ओके, तो आई होप you have understood। repeat again। a reflexive pronoun is used in a sentence। reflexive pronoun का यूज एक सेंटेंस में किया जाता है कब? जब क्या होता है? when the subject and object refer to the same person or thing। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या करते हैं? ये संदर्भ देते हैं किसका? रेफरेंस देते हैं किसका? टू द सेम पर्सन और थिंग, उसी पर्सन का, उसी थिंग का यदि वो रेफरेंस देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन किसने दी है? ये दी है एर्विन फाइगनबॉम ने। किसने दी है? एर्विन फाइगनबॉम। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें इसका, फाइगनबॉम। और इनकी ग्रामर है द ग्रामर हैंडबुक, जिसके पेज नंबर 69 पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन उन्होंने बता रखा है। तो ये नाम जो है मैंने क्यों दिया है? ये आपके ऑथेंटिकेशन के लिए। कोई चीज को मान लो कई बार कंफ्यूज में, या फिर कोई चीज कोई डेफिनेशन है या नहीं है,
किसने ये डेफिनेशन बनाई है, तो इसके ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने आपको इस ग्रामरियन का नाम और इस ग्रामर का जो पेज नंबर है उसका मैंने आपको रेफरेंस दिया है। तो ऑथेंटिकेशन भी आपके पास में होना चाहिए कि ये डेफिनेशन किसकी है। ओके, इससे क्या है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और जहाँ कॉन्फिडेंस होता है उस मैटर को पढ़ने का अपना एक इंटरेस्ट ही अलग होता है। कॉन्फिडेंस से पढ़ा हुआ मैटर जो भी होता है वो जल्दी से रिकॉल अपन जब भी करते हैं तो हमें जल्दी से वो लर्न भी हो जाता है और वो याद भी जो है जल्दी से होता है हमें। इसलिए ऑथेंटिकेशन वाली जो चीज़ें हैं उनको आपको ज़्यादा जो है वो याद रखना चाहिए या ज़्यादा जो है उनको स्टडी करना चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन मस्ट बी देयर। आफ्टर दैट देखिएगा, इसके बाद में जो है दे आर कोल्ड, अब ये सेकंड जो आपकी डेफिनेशन है वो देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। दे आर कोल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। जब भी कोई एक्शन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट्स अपॉन द सब्जेक्ट, और उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो प्रतिबिंब है वो किस पर बनता है, सब्जेक्ट पर ही बनता है। मतलब उसका इफेक्ट जो होता है, चाहे वो इफेक्ट हो चाहे वो साइड इफेक्ट हो, वो किस पर होता है, सब्जेक्ट पर ही होता है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो भी इसमें एक्शन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन किसके द्वारा होता है, कोई भी वर्ब जो है यूज की जाती है मान लो, या जो भी क्रिया होती है, एक्शन का मतलब क्रिया होती है, वो किसके द्वारा की जाती है, क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है। और क्रिया का जो भी इफेक्ट होता है, ओके, वर्ब का जो भी इफेक्ट होता है, एक्शन का जो भी इफेक्ट होता है वो किस पर होता है, सब्जेक्ट पर ही होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। दैट्स क्लियर, इज दैट क्लियर? तो ये मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उनको ही कहते हैं जिसमें एक्शन किसके द्वारा किया जाता है, एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा होता है, और उस एक्शन का जो इफेक्ट होता है वो किस पर होता है, सब्जेक्ट पर ही होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो लेट्स सी द एग्जांपल देखिए वन बाय वन। द कैमल हर्ट इटसेल्फ। यहाँ पर कैमल क्या है, सब्जेक्ट है। हर्ट इटसेल्फ किसके लिए आया है, कैमल के लिए आया है। तो कैमल ने जो है अपने आप को चोट पहुंचाई, ठीक है ना। अब इस सब्जेक्ट का एक्शन किसके द्वारा हुआ, ये जो हर्ट है ये एक्शन है यहाँ पर, ओके, वर्ब है ये, एक्शन है ये। तो ये एक्शन जो हुआ, ये जो क्रिया हुई, ये क्रिया किसके द्वारा की गई, कैमल के द्वारा की गई। ओके, और इसका जो इफेक्ट हुआ वो किस पर हुआ, कैमल पर ही हुआ। तो यहाँ पर ये जो इटसेल्फ है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव और प्रोनाउन, ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। क्योंकि एक्शन किसके द्वारा हुआ, सब्जेक्ट के द्वारा, और इसका इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ा, कैमल पर हुआ। कैमल ने चोट पहुंचाई अपने आप को, तो चोट जो पहुंचाई या चोट जो पहुंची, जो भी पेन हुआ, जो भी इफेक्ट हुआ, वो इफेक्ट किस पर हुआ, कैमल पर हुआ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, शी हर्ट हरसेल्फ, उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। ओके, शी हर्ट हरसेल्फ। तो जब इस सब्जेक्ट ने या इस प्रोनाउन ने चोट पहुंचाई किसको, हरसेल्फ, अपने आप को। ओके, तो यहां पर चोट पहुंचाई अपने आप को, तो इफेक्ट किस पर हुआ, सी पर हुआ, जिसके द्वारा एक्शन किया गया। तो एक्शन जिसने भी किया उसका इफेक्ट किस पर हुआ, सब्जेक्ट पर हुआ। ओके, तो ये क्या हो गया, हरसेल्फ क्या हो गया, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। तो ये हो गया अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल, दे विल हर्ट देमसेल्व्स। ओके, तो यहाँ पर दे क्या है, ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये वाली हेल्पिंग वर्ब, और ये वाली जो है वो क्या हो गई, एक्शन हो गई। क्या हो गई, एक्शन। ओके, तो देमसेल्व्स, अब ये देमसेल्व्स क्या है, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, किसका, दे का। काम किसने किया, एक्शन किसने किया, एक्शन किया किसने, दे ने किया। इफेक्ट किस पर हुआ, इफेक्ट इस पर ही हुआ, दे पर। दे विल हर्ट देमसेल्व्स, वे अपने आप को चोट पहुंचाएंगे। तो अपने आप को जब वो चोट पहुंचाएंगे तो इफेक्ट किस पर होगा, चाहे वो इफेक्ट हो चाहे वो साइड इफेक्ट हो, परेशानी किसको होने वाली है, दे को होने वाली है। ओके, अब दे में जो भी सब्जेक्ट में आते हैं, इस दे सब्जेक्ट में जो भी आते हैं पर्सन्स वगैरह,
उन सभी को जो है परेशानी इसमें होने वाली है। तो यहाँ पर हर्ट्स ये देमसेल्व्स क्या हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आप अच्छी तरह से इसको समझ पा रहे हैं। तो एक बार आपने डेफिनेशन इसके ढंग से देख ली, एग्जाम्पल इसके क्लियर कर लिए, तो डेफिनेटली यू विल गेट सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके, आफ्टर दैट आई विल हर्ट माई सेल्फ, मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा। ओके, जब मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा तो इफेक्ट किस पर होना है, साइड इफेक्ट किस पर होना है, मेरे ऊपर ही होना है। ओके, जब मैं चोट पहुंचाऊंगा अपने आप को तो दर्द तो मुझे होना है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। माई सेल्फ क्या हो गया, ये अपना क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, तो ये बात हमें समझनी है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है उसमें क्या होता है, एक्शन भी किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, और इफेक्ट किस पर होता है, वो भी सब्जेक्ट पर ही होता है, या उस पर्सन या उस थिंग पर होता है। ओके, तो ये हमें ध्यान रखने की बात है। अब इसमें एग्जाम में क्या होता है, कोई भी एग्जाम हो, अब यहाँ पर चाहे एसएससी की एग्जाम हो, रिलीट की एग्जाम हो, या बैंक की एग्जाम हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, जहां भी इंग्लिश रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, या मान लो प्रोनाउन का टॉपिक आता है, या कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक आता है, ग्रामर का कोई भी टॉपिक आता है, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर ओनली प्रोनाउन की या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ कॉमन एरर की चीजें आती हैं। ओके, फाइंड आउट द कॉमन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ओके, तो इन वाक्यों में से जो है हमें क्या करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मान लो जैसे कि इनमें से हमें क्या करना है, कॉमन एरर को फाइंड आउट करना है, या फाइंड आउट द कॉमन एरर। ओके, तो कॉमन एरर फाइंड आउट करने के लिए हमें ध्यान रखने की बात है, कुछ मैंने क्वेश्चन नीचे एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताने की कोशिश के लिए जो है मैंने कुछ आपको क्वेश्चन जो है यहाँ डाले हुए हैं, जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं और आपको आंसर उनका कैसे देना है। देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ही ऑफन इनवाइट्स यू एंड माई सेल्फ। अब यहां पर इसमें एरर क्या है, इसमें एरर है माई सेल्फ। ठीक है, एरर क्या है इसमें, माई सेल्फ एरर है। ही ऑफन इनवाइट्स यू, वह प्राय तुम्हें और मुझे आमंत्रित करता है। प्राय वो जो भी कोई प्रोग्राम होता है तो हमें वो इनवाइट करता है। तो यहां पर क्या है, ही सब्जेक्ट हो गया, ऑफन क्या हो गया, ऑफन हो गया एडवर्ब। ओके, इनवाइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया, यू ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है तो उसके बाद में भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, यहाँ पर यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर ही ऑफन इनवाइट्स यू एंड मी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आकर के, ये मी क्यों आया है, यहाँ पर जो माई दिया हुआ ना इसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये मी आ जाएगा, यहाँ पर माई सेल्फ नहीं आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो कॉमन एरर फाइंड आउट करना होता है ना, तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन जो है वो पुट अप किए जाते हैं, और हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन एरर को फाइंड आउट करना होता है। इज दैट क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल, यू लाइक माई सेल्फ। ओके, यू लाइक माई सेल्फ, तो यहाँ पर यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ओके, यहाँ पर ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज करते हैं तो बिल्कुल रॉन्ग है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, माई सेल्फ जो है यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, आफ्टर दैट देखिएगा, आई नो योर सेल्फ, यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, नो वर्ब है, योर सेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट यहाँ इसका यूज जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ओके, इट इज रॉन्ग। क्या आएगा, यहाँ पर आएगा यू, तो आई नो यू, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं। इसके बाद देखिएगा, दे हेल्प्ड हरसेल्फ, दे सब्जेक्ट हो गया, हेल्प क्या हो गया, वर्ब हो गया। इसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें वर्ब के बाद में क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जो भी आपके वर्ब आ रहे हैं वर्ब के बाद में क्या चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हरसेल्फ की जगह क्या चाहिए, हमें हर चाहिए। तो ये कुछ कॉमन एरर की चीजें थी जो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू एग्जाम बताई है। कोई भी एग्जाम हो जहां अगर फाइंड आउट करना होता है क्या, कॉमन एरर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू टॉपिक पूछे जाते हैं। तो हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक लेकर के और पार्ट वाइज हम इसको स्टडी कर रहे हैं, वन बाय वन।
फर्स्ट पार्ट हमने स्टडी कर लिया, यहाँ पर आज हम सेकंड पार्ट का स्टडी कर रहे हैं या भी किया है। तो आई होप यू हैव गॉट ऑल द थिंग्स। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से जो भी मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो बाय कमेंट आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके वन बाय वन जो है मैं टॉपिक्स जो है वो क्लियर करता चलूँगा। मैं वैसे कभी कभार एक दिन छोड़ के एक दिन में वीडियो डालता हूँ, कई बार 2 दिन भी बीत जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई ऑथेंटिकेशन के आधार पर वीडियो डालूँ, ताकि आपको लाइफ टाइम आप जब भी इसको देखें तो आपको वो बिल्कुल क्लियर तुरंत ही हो जाए, वहीं हो जाए, देखते ही या वीडियो को पूरा देखते ही आपको तुरंत वो क्लियर हो जाए। इसलिए मैं ऑथेंटिकेशन के आधार पर, उसके बेसिस पर मैं वीडियो जो है वो आपके लिए बनाता हूँ। और बाकी आपको अच्छे से समझ में आ गया है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मान लो जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं वो अभी उनके एग्जाम तो होने वाली है नहीं, आपको पता अच्छी तरह से, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं मुझे या जो भी वीडियो देखेंगे। और अब वो क्या करेंगे, जैसे रिजल्ट आएगा, उनका रिजल्ट तो खैर आ चुका है, लेकिन जैसे ही मान लो मार्कशीट वगैरह आनी है, उसके बाद में एयरफोर्स नेवी की जो है वो तैयारी करेंगे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे 12th पास आउट स्टूडेंट, तो उनके लिए अभी जो है ग्रामर के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, लेकिन अगर आप एक साथ उनको स्टडी करेंगे तो वो ढंग से आप लर्निंग में नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप जो छोटे छोटे वीडियो हैं उनको आप देखें और वन बाय वन चीज़ों को जो है वो आप लर्निंग में लें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ओके, एक साथ अगर आप इनको स्टडी करेंगे तो सारे के सारे मिक्सअप हो जाएंगे, वो आपकी अच्छी तरह से जो है मेमोरी में फीड नहीं होंगे। इसलिए अभी आपके पास में टाइम है, तो अभी से आप इनकी स्टडी स्टार्ट कर दें तो एक दिन ऐसा होगा कि जब भी एग्जाम में आप बैठेंगे, एग्जाम में अपीयर होंगे, तो आपको ईच एंड एवरी टॉपिक जो भी है वो टॉपिक बिल्कुल वहाँ क्लियर हो जाएगा। हाँ, मेरे को तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, कहने का मीन्स आपने शुरू से उसकी तैयारी की है, तब जाकर के आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो आपको बर्डन भी नहीं हुआ और आपका टॉपिक भी तैयार हो गया। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी एयरफोर्स नेवी की तैयारी या जो भी रिलेटेड टू इंग्लिश जिसमें भी आती है किसी भी एग्जाम में, तो आप उनकी तैयारी अब से स्टार्ट कर दें। आप एक अपना लक्ष्य बना लें, अपना एक मोटो आप बना लें कि मेरे को एसएससी का जो है प्रिपेयर करना है या प्रिपरेशन करना है, एयरफोर्स का करना है, नेवी का करना है, जिस भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, 12th पास आउट स्टूडेंट जो हैं वो अभी से अपने एक मोटो बना करके, अपने एक ऑब्जेक्टिव बना करके, लक्ष्य बना करके और अपने स्टडी स्टार्ट कर दें। और हर एग्जाम में इंग्लिश का जो भी पोर्शन है, जितना भी पोर्शन है, चाहे वो 25 मार्क्स का है, चाहे 30 मार्क्स का है, डेफिनेटली आएगा। तो इंग्लिश के जो भी टॉपिक्स हैं वो एक दिन में तैयार नहीं होने वाले हैं, वन बाय वन आप उनको स्टडी करते चलें। ऐसे जो शॉर्ट वीडियोज हैं उनको आप देखते रहें, तब आपको टॉपिक जो है वो बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएंगे, इट्स माय गारंटी। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और उनको भी कहें कि वो भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इससे मेरा जो है वो प्रोत्साहन मुझे मिलता रहेगा, मनोबल मिलता रहेगा और मैं आपके लिए बहुत ऑथेंटिकेशन के आधार पर बहुत ही अच्छे वीडियो जो है वो लाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में, एक न्यू टॉपिक के साथ में, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको स्टडी करते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।